हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। इस चैनल पे आपका डेली रात 9 बजे साइंस का एक स्पेशल बैच आया हुआ है जो कि आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी अभी तक लगातार क्लास ले रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, अभी तक जो भी पूरा प्रॉपर ढंग से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हमारा फिजिक्स का सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है और अब हम बायो स्टार्ट किए हुए हैं। बायो का कल पहला क्लास हुआ था, आज उस बायो का सेकंड क्लास है जिसमें कि हम लोग साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक हम लोग कल सेल के बारे में जो पढ़े थे वो कुछ बता देते हैं हम। तो सेल के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, सबसे पहला पॉइंट था कि सेल, अगर कोई स्पेशल सेल का पढ़ाई करता है, स्पेशल मतलब सेल के बारे में ही पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जिसमें साइटो का मतलब क्या था? सेल था, लॉजी का मतलब स्टडी था। उसके बाद हम कई चीज़ बताए थे, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ सेल, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? माइक्रोग्राफिया नामक किताब। फिर मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन थे या पिता कौन है? तो स्वानसन। उनके द्वारा किताब कौन सा लिखा गया था? द सेल। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा, है ना। फिर सेल बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइव सेल, एक होता है डेड सेल। तो सबसे पहले डेड सेल का खोज किए थे, कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 में। उसके बाद लाइव सेल का खोज हुआ था, जो कि कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक किए थे। एंटोनी ल्यूवेनहॉक पूरा नाम था। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद बताए थे हम सेल थ्योरी। जैसे बहुत चीज़ होता है, जैसे कि ये चीज़ बताए थे कि सेल क्या होता है, एक जीवन की सबसे छोटी इकाई, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी क्या होता है? कोशिका होता है। फिर हम लोग सेल थ्योरी पर आए थे, और सेल थ्योरी से भी पहले एक चीज़ बोले थे कि बहुत सारे जीवन की जो भी उत्पत्ति होती है वो कोशिका यानी सेल से होती है। और अगर बहुत सारे सेल को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? टिश्यू, एक ऊतक बनता है। और बहुत सारे ऊतक बन जाए तो वो एक ऑर्गन बन जाता है, और बहुत सारे ऑर्गन बन जाए तो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और वही ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे बन जाते हैं तो एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग किए थे, है ना। और इससे आगे भी किए थे, जैसे सेल थ्योरी। सबसे पहले सेल थ्योरी कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक दिए थे कि जीवन की सबसे छोटी इकाई हो गई। उसके बाद जो सेल थ्योरी आया 1824 में ड्यूट्रोचैट के द्वारा, उन्होंने कहा था कि अगर बहुत सारे सेल को मिला दिया जाए तो वो एक उत्तक बनता है, एक क्या बन जाता है? टिश्यू हो जाता है। तो इस बात को कहने वाले कौन थे? ड्यूट्रोचैट थे। कौन थे? ड्यूट्रोचैट। उसके बाद 1838-39 में स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा कि कभी भी नए सेल का निर्माण नहीं होता है, वो हमेशा पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। यानी कि सेल डिवीजन, एक तरीके से बोला था उन्होंने कि सेल डिवीजन के तौर पे हो सकता है। ठीक नहीं, नहीं, ये बात बोला था किसने? रुडोल्फ विर्चो ने बोला था कि कभी भी नए सेल का निर्माण नहीं। स्लाइडेन एंड स्वान ने कहा था हाँ, अरे हो जाता कभी कभी। 1838-39 में ये स्लाइडेन एंड स्वान ने कहा था कि इस दुनिया में जो भी जीवन है वो या तो कोशिका से बना है या कोशिका के उत्पादों से बना है, ये बात कहा था। ठीक है। या तो वो किससे? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये बात कहा था किसने? स्लाइडेन एंड स्वान ने। और इसी बात के लिए तो इनको क्या कहा गया था? फादर ऑफ सेल थ्योरी। याद है, बार बार बोल रहे थे हम कि फादर ऑफ सेल थ्योरी। अगर सिर्फ बोले फादर ऑफ सेल तो रॉबर्ट हुक, और फादर ऑफ सेल थ्योरी तो स्लाइडेन एंड स्वान। क्या समझ आया? उसके बाद 1854 में आए थे कौन? रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने ये बात कहा था, उन्होंने अपनी भाषा में बोला था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। उन्होंने अपने ही लैंग्वेज में बोला था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। यानी कि इसको जब ट्रांसलेट किया गया, इसको जब
हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उस समय इंग्लिश में, तो पता चला कि इन्होंने कहा है कि कोई भी नया सेल, कोई भी एक बार सेल बन जाता है तो उससे फिर दोबारा नया सेल कभी भी नहीं बनता है, हमेशा एक सेल से ही दूसरा सेल टूटकर ब्रेक डाउन होकर बनता है। यानी कि धीरे सीधी सीधी इन्होंने सेल डिवीजन बताया था कि एक प्रकार से सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये बात बोला था किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और इसी के लिए मतलब पूरे सेल थ्योरी के लिए एक एक्सेप्शन भी आया था, अपवाद भी आया था। मतलब कि सेल थ्योरी सीधा सीधा क्या बोलता है कि पूरे जीवन काल में मतलब जीवन में कोई भी जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो सेल से बना हुआ है ना। तो ये सेल थ्योरी बता रहा था, लेकिन इसका एक अपवाद आ गया। एक ऐसा था पूरे वर्ल्ड में कि जो सेल थ्योरी का अपोज कर रहा था, सेल थ्योरी को नहीं मान रहा था। वो कहता कि नहीं, जरूरी नहीं है ना। क्या कह रहा था कि नहीं, तुम गलत हो, जरूरी नहीं कि जो भी जीव है उसके पास सेल हो, है ना। वो कौन था वो? बिल्कुल, वो था वायरस, विषाणु, वायरस। याद है, बोले थे कि वायरस के पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण। यानी उसके पास लिविंग का भी ताकत होता है और नॉन लिविंग का भी ताकत होता है। क्लियर हुआ? जब बोले थे कि कहीं भी अगर वायरस गिरा रहता है, खड़ा है, पड़ा है, कहीं इस बोर्ड पर है, कहीं भी है, तो वो एक मृत अवस्था में, डेड अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उसको कोई एक एक्टिव सेल मिल जाता है, एक्टिव बॉडी में मिलता जाता है, तो उसके साथ मिल करके क्या करता है, अपने आप को भी वो जीवन दे देता है या एक्टिव कर लेता है। समझे? तो फिर आप खाना खाइए या कोई सांस ले रहे हैं, नाक में उंगली किए या मुंह में उंगली किए, पानी पिए, उसके जरिए क्या होता है, वो वायरस शरीर के अंदर जाता है और उसके बाद फिर वो जानते ही हो क्या करता है। कोरोना में देख लिए, कोरोना भी तो एक वायरस था। ठीक, तो यहां तक हम लोग कल के क्लास में करे थे। आज हमको करना है उससे आगे। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे कि इस पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में बात करें कि लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी कोशिका। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। देखे हैं कभी ऑस्ट्रिच को? ऑस्ट्रिच के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे होते हैं, जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। कौन ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें दिमाग से बड़ी होती है? तो ऑस्ट्रिच। इतने सारे क्वेश्चन है उसके। ठीक है, तो वही सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, यानी क्या कहेंगे इसको? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अगर कहें स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा तो क्या हो गया? ऑस्ट्रिच का एग होता है। बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा इस प्रकार से रहेगा, और इसके अंदर जो सेल के रूप में रहता है ना, वो सिंगल सेल ही रहता है, एक सिंगल सेल, मात्र एक सेल। ठीक है, सिंगल सेल हो गया। ठीक, ऑस्ट्रिच। अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दुनिया की, तो बैक्टीरिया होती है। कौन सी सेल? बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल। और बैक्टीरिया सेल में भी कौन सा नाम है उस बैक्टीरिया का? क्या? माइकोप्लाज्मा। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन थे? बता चुके हैं कल की क्लास में, कौन? लुवेनहॉक। ठीक है, तो सबसे छोटी सेल पूछे तो बैक्टीरिया,
अब हम बात करें किसका, अपना ह्यूमन बॉडी का। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी का, तो यहां से सेल पे 3 क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, फिर आता है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, और फिर आता है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी पर। तो अगर पहला क्वेश्चन का बात करें कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में कौन सी है, तो न्यूरॉन। कौन सा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन, हिंदी में इसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये तंत्रिका तंत्र, कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में। ठीक है, ब्रेन में। कौन सा, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कोशिका का बात करें तो न्यूरॉन। और न्यूरॉन कहाँ पाया जाएगा, दिमाग में, मस्तिष्क में। तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। वही बात करें अगर लार्जेस्ट सेल का, यानी सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है, तो ये होती है फीमेल गैमेट सेल, जिसको बोला जाता है फीमेल गैमेट सेल, या सीधा सीधा कहें तो ओवरी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अंडाणु। ये होता है सबसे बड़ी कोशिका, अंडाणु, जो कि किस में, फीमेल में पाया जाता है। क्लियर हुआ, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी कोशिका होता है जो फीमेल गैमेट सेल होता है। और वही बात करें कि अगर सबसे स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट पता चल गया, लार्जेस्ट पता चल गया, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी की, तो ये सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म सेल, या पहले कहेंगे क्या, मेल गैमेट सेल। मेल गैमेट सेल। ठीक है, और मेल गैमेट सेल भी कौन सा, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल हिंदी में कहते हैं शुक्राणु कोशिका। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, स्पर्म सेल को, शुक्राणु कोशिका। तो ये पूरे प्रकार के, ये 5 एक एक पॉइंट के, एक एक नंबर के इतने सारे पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में, तो ये पूरा याद रखिएगा। एक बार ऑस्ट्रिच एक शुतुरमुर्ग का अंडा, हालांकि सबको ही आप लोगों ने देखा होगा कि शुतुरमुर्ग कैसा होता है, नहीं है तो आपके पास गूगल है, तुरंत देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, बैक्टीरिया का खोज यहाँ से आता है, या बैक्टीरिया सेल। अगर ज़्यादातर ऑप्शन में बैक्टीरिया सेल आता है, अगर नहीं आया तो फिर उसका नाम आएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बाकी ह्यूमन बॉडी पे ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब कहें तो जैसे एक हम लोग क्या बताए थे कि जीवन के आधार पे, है ना, जीव के आधार पे बैक्टीरिया के कितने, ये कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट्स या फिर सेल ऑर्गेनल एक होता है, उसके आधार पे कहें, या सेल के पार्ट्स के आधार पर कहें कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे भी कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, पहली कोशिका का नाम क्या होता है, पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी यह ऐसे ही होता है, कैरियोटिक कोशिका। और अगला यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल,
कैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एक एक बात पॉइंट करें, पॉइंट चले, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक। पहले तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब यह तो क्या बोलते हैं, पहले, ठीक है, या नहीं है, ये भी होता है, नहीं पाई जाती है। वही यू का बात करें तो नया, और यहां पर क्या कहेंगे, नया, और यहां पर कहेंगे पाई जाती है। कहते हैं ना कि वो तो प्रो प्लेयर है, प्रो प्लेयर, है ना। कैरियोटिक का मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सब होता है ना। ठीक, ठीक। अब जैसे ये प्रो कैरियोटिक है, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है क्या, कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें एब्सेंट, उसमें प्रेजेंट। और इसके साथ क्या यही दो है? नहीं, देखो और भी बहुत है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। लाइसोसोम हो गया, प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट, ओहो, इसमें एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद फोर्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये इसमें तो एब्सेंट रहेगा और इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, अब बात करें राइबोसोम का, तो राइबोसोम भी क्या रहेगा? हाँ, राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा इसमें, और इसमें भी क्या रहेगा? प्रेजेंट। मतलब कि राइबोसोम दोनों में क्या रहता है? दोनों में प्रेजेंट रहता है। अभी आगे चल के बताएंगे कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं 70S और एक को कहते हैं 80S। तो इस वाले में 70S रहता है और इस वाले में 80S रहता है, ठीक है। एक में 70S और एक में 80S। आगे चलें, अभी ये और पॉइंट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो भी हो, इसमें जो डीएनए रहता है वो बोथ रहता है, यानी सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी रहता है और डबल भी रहता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट कहें तो इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, उतना नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें
हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा इसमें? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब बात है कि सर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? जैसे बात है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, कुछ तो होता होगा ना, है? तो अगर कहें कि ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, देखो हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? जो डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए को पैक रखने का काम करता है, पैक करता है, पैक रखता है, करता है या पैक रखता है, ठीक है, पैक करता है या पैक रखता है, यही होता है। यानी कि जैसे मान के चलो डीएनए है आपका, वो डीएनए इधर उधर भागने का कोशिश करे, ये कहीं इधर चल जाए, उधर मिल जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाए, तो यही हिस्टो को, माइटोकॉन्ड्रिया में तो रहते हैं, मतलब इधर उधर एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, तो यही क्या होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन उसको एक गोल उसमें बांध के रखता है कि नहीं हम तुमको पैक करके रखेंगे, तुमको हम कहीं नहीं जाने देंगे। तो इसको काम मिला रहता है, किसको? हिस्टोन प्रोटीन को। ठीक, अब हम यहाँ पे चलें तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कहें, फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कि एग्जाम्पल क्या क्या है सर इसके, किसके? प्रोकैरियोटिक के। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल। और भी है तो हाँ, एक और है ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी क्या, इसी का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर यूकैरियोटिक में कहे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तीसरा एल्गे सेल और फंगस सेल, ठीक है। ये सब किसके हैं एग्जाम्पल? यूकैरियोटिक के। अगर कहे सिर्फ एल्गे सेल, क्या बोले कि सिर्फ एल्गे सेल, तो प्रो का ये यूकैरियोटिक, और बोले ब्लू ग्रीन एल्गे, नीला हरा शैवाल, हिंदी क्या है? नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल बोले तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये इन दोनों में अंतर है, ये दोनों क्या था हमारे पास? अंतर था, डिफरेंस था। तो अभी तक तो सब समझ आ रहा होगा, अच्छे से क्लास चल रहा है हमारा। इसके अलावा कहें कि अगर सेल के आधार पर भी कहें, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तब भी सेल कितने प्रकार का होता है? सेल आर ऑफ टू टाइप। यहां पे भी कितने टाइप के बांटे गए? टू टाइप, ठीक है। एक को बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनी सेल्यूलर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अब जो यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर, इसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और मल्टी सेल्यूलर को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या हो गया ये? बहुकोशिकीय जीव। अब कोई ज़्यादा बड़ा टफ नहीं है ये, बस इतना याद रखना है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म which has found,
which has found only one cell or a single cell, या फिर सिंगल सेल पाया जाए उसको कहेंगे यूनिसेल्यूलर। ठीक है, एग्जाम्पल जान ही रहे हैं क्या है जिसके पास एक सेल पाया जाए, वो होता है कौन सा, बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल, या फिर दूसरा कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये हो गया क्या, एल्गे। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे एग्जाम्पल। और यही बात अगर कहें कि द ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म the living organism which has found two or more cells, two or more cells is known as multicellular, multicellular organism। ठीक है, मतलब कि यूनिसेल्यूलर क्या हुआ, कि यूनिसेल्यूलर हो गया कि ऐसे जीव जिनके पास केवल और केवल एक ही कोशिका मिलता हो उसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर या एक कोशिकीय जीव। और मल्टीसेल्यूलर कि ऐसे जीव जिनके पास दो या दो से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उनको कहते हैं मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो बैक्टीरिया सेल, और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग समझ ही गए हैं कौन सा, प्लांट सेल, पादप कोशिका, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ठीक है, एल्गे सेल, ये सब किसके हो गए, मल्टी सेलुलर के। ठीक है, तो ये आज दो डिफरेंस फिर से हम लोग कर लिए हैं। तो यहां तक हमारा हुआ। अब एक पॉइंट हमारा रह गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या डालेंगे हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज को हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को बाबू। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे कोशिका है, यही कलर ले लेते हैं। देखो कोशिका, ये इस प्रकार से हमारा कोशिका होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, कोशिका हुआ। ठीक है, इस कोशिका के अंदर इसको कहते हैं सेल वॉल। इसको क्या कहेंगे, सेल वॉल। ये हमारा हो गया सेल वॉल। ठीक है, अब कौन सा ले लें, ये लेते हैं, ये लेते हैं। इस कोशिका के अंदर एक और, मतलब सेल वॉल के अंदर एक और ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, झिल्ली लाइक, मतलब कि जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ठीक इसके बीचों बीच होता है क्या, यहां पर न्यूक्लियस। यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस। ओहो, यहां पर होता है न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस
मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो खाली हिस्सा है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाला, वो नहीं यार, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे एक पदार्थ पाया जाता है यहाँ पर भी। ठीक है, ये वाला, इसके चारों तरफ ये है ही, ठीक है। ये जो ये वाला हिस्सा है, इसको इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म किस किस के बीच में है, ध्यान से देखो। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में है। किस किस के बीच में है ये? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर यही एक बात पॉइंट और बोले हम कि ठीक इसके बीच में भी, ठीक इसके बीच में भी एक लिक्विड पाया जाता है। किसके? न्यूक्लियस के बीच में। अरे पाया जाता है, इसके अंदर तो बहुत कई प्रकार के लिक्विड हैं, जैसे डीएनए आरएनए भी इसी में है ना। ये इसके अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, ये वाला जो हो गया इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म और उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो साइटोप्लाज्म है, जहां पर हम साइटोप्लाज्म बनाए हैं हम लोग, ठीक है, साइटोप्लाज्म ये वाला। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे ऐसे बहुत, फिर कुछ ऐसे शू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसे पाया जाएगा, कुछ ऐसे 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 पाया जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये डिजाइन पाए जा रहे हैं, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं इसको? सेल ऑर्गेनल। क्या है ये? सेल ऑर्गेनल। बस अब पूछे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म बस है क्या कि अगर हम साइटोप्लाज्म, क्या ले ले? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और साथ में क्या ले लें? सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। और तीनों को अगर हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो बस यही मिला के हमारा क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। कौन कौन से मिलके? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर कहें कि एक साइंटिस्ट थे जो ये प्रोटोप्लाज्म को इतना मानते थे, तो इन्होंने कहा था कि जैसे सेल को कैसे कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो इन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज द
फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या कहा था इसको? फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला था इसको? कि यह जीवन के, प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन की भौतिक इकाई है। क्या बोला था प्रोटोप्लाज्म को? कि प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक इकाई है। क्या है जीवन की भौतिक इकाई? कौन? प्रोटोप्लाज्म। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन कहा किन्होंने? उन्होंने तो कहा, लेकिन किसने कहा? तो ये बात जिन्होंने बोला था उनका नाम था हॉक्सले। क्या नाम था? हॉक्सले। ये बात कहने वाले कौन थे? हॉक्सले। हॉक्सले के द्वारा बोला गया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, ये लाइन किसके द्वारा बोला गया था? या फिर आता है कि निम्न में से हॉक्सले के द्वारा क्या बोला गया था? तो उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये एक जीवन की भौतिक इकाई है। क्या है? जीवन की भौतिक इकाई है। तो ये है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो इसको याद रखना है, ध्यान रखना है कि क्या चीज है ये। ठीक है। भौतिक इकाई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल, ठीक है। अब देखिए सेल ऑर्गेनल क्या होता है कि ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के सेल ऑर्गेनल? 3 टाइप के। हिंदी में कह रहे हो, हिंदी में इसको कोशिकांग बोला जाता है। कोशिकांग। क्या बोला जाता है? कोशिकांग। मतलब कोशिका के अंग। क्या बोलते हैं? कोशिका के अंग, कोशिकांग। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल। फर्स्ट होता है मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस, ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, यानी कि हिंदी में कहो तो बिना झिल्ली वाले, बिना झिल्ली वाले संरचनाएं। ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल मतलब कि एक झिल्ली वाले, एक झिल्ली वाले स्ट्रक्चर। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। द्वि झिल्ली वाले या 2 झिल्ली वाले स्ट्रक्चर। दो झिल्ली वाले, ठीक है। दो झिल्ली वाले। तो मेम्ब्रेनलेस, एक झिल्ली, दो झिल्ली क्या है सर? तो ये है कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके पास दोहरी झिल्ली पाई जाए, वो 2 झिल्ली वाले स्ट्रक्चर हो गए, डबल मेम्ब्रेन। ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास केवल एक झिल्ली पाया जाए तो वो एक झिल्ली वाले हो गए, सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास कोई मेम्ब्रेन पा ही नहीं जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनलेस, बिना झिल्ली वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, एक मिनट जरा। चलिए आइए। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं जो सिंगल स्ट्रक्चर रहे? तो डबल स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन कोई भी, तो पहले मेम्ब्रेन लेते हैं। तो ऐसा जो मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर है,
बिना मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? बिना मेम्ब्रेन वाला है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम सुने हैं ना? तो राइबोसोम क्या हो गया? बिना मेम्ब्रेन वाला हो गया। और कौन सा हो सकता है? माइक्रोबॉडीज। ये सब क्या है? बिना मेम्ब्रेन वाला। लेकिन अगर सिंगल मेम्ब्रेन का बात करें कि सिंगल मेम्ब्रेन का कौन सा है, तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम हो गया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसी में हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। और वोकल्स, VOCO OULES, वोकल्स इसमें हो गया, ठीक है। प्लास्टिड ये इसमें हो गया। उसके बाद बात करें डबल का, तो डबल तो बहुत आसान है। सबसे मेन हो गया कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। दो मेन है जो इसी में है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में है। कौन कौन सा? एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और एक हो गया न्यूक्लियस। ये सबके पास क्या पाया जाता है? तो दोहरी झिल्ली पाया जाता है इन लोग के पास, तो इनको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल ऑर्गेनल है। और एक चीज बताएं, जो ये सेल ऑर्गेनल है ना, यही तो सेल के पार्ट्स है। यही क्या है? सेल के पार्ट्स है। और इसी को हमको, इन्हीं पार्ट्स को क्या करना है? एक एक करके वह पढ़ना है। इन्हीं पार्ट्स को क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है। क्लियर हुआ? अब एक एक करके इनको पार्ट्स को हम लोग को पढ़ना है। तो सेल ऑर्गेनल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? सेल ऑर्गेनल का फर्स्ट पार्ट याद करें तो ये होता है सेल वॉल। तो हम लोग सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या है ये? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति से हम लोग को पढ़ना है। अब ये कोशिका भित्ति क्या होता है, तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। तो जैसे एक ये सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है, बस इसी को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसी को क्या बोल देंगे? सेल वॉल बोल देंगे। मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, मतलब कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे हम लोग? सेल वॉल कहेंगे, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता कौन? रॉबर्ट हुक। क्या बोले? कि ये एक कोशिका का सबसे बाहरी परत है और खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, बता दें? अरे बताएं, बता दूं? इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। अब कोई ये नहीं कहना कि सर एनिमल सेल क्यों, ह्यूमन सेल क्यों नहीं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस दो ही जीव है इस दुनिया में, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल, ठीक है। बाकी फंगस सेल वगैरह अलग हैं, लेकिन ह्यूमन जैसा कोई चीज नहीं है, ह्यूमन जैसा साइंस में कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक मेन पॉइंट क्या है? इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक है। स्पेशल करके कि नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल। हिंदी वाले लिखे कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में ही मिलती है। क्या बोले? कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कौन? कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, एकदम नहीं पाई जाएगी ये। ठीक है, समझ गए? अगर बोले कि ये किस चीज का बना होता है तो इट इज मेड अप ऑफ, चलिए इससे पहले ये याद रखिए कि इट इज हार्डेस्ट पार्ट, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है सेल का, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ सेल कि मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट, मजबूत पार्ट होता है, प्रकार होता है। ठीक, इसके बाद कि सेल वॉल, अगर बात करें अब सेल वॉल का, तो सेल वॉल जो बना होता है मेड अप ऑफ ऑल इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो प्लांट सेल का जो होता है मेड अप ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में ही पाया जाता है ये, तो उसमें ये सेल्यूलोस का पाया जाता है, सेल्यूलोस का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोस का। किसका? सेल्यूलोस का। अगर बात करें बैक्टीरिया सेल में किसका होता है? बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया सेल में तो पेप्टिडोग्लाइकोन, क्या नाम है? पेप्टिडोग्लाइकोन। अगर फंगस सेल का बात करें तो ये भी किसका होगा? सेल्यूलोस का। ठीक है, इसके अलावा अगर इंसेक्ट्स वगैरह का कहें तो इंसेक्ट्स वगैरह का तो काइटिन, किसका होता है? काइटिन का। और अगर बात करें एनिमल सेल का, किसका बना होता है सेल वॉल? तो नॉट फाउंड, एनिमल सेल में तो सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। तो क्या यहां तक समझ आया आप लोग को? है? आज हम लोगों ने सेल वॉल तक पूरा का पूरा पढ़ा है। ठीक है, अगला क्लास हम लोग कल करेंगे और कल की क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट जो कि सेल मेम्ब्रेन है वहां से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं। जितना करवाया है अच्छे से करिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। जब अच्छा लग रहा है तो वो लोग भी देख सके। आप लोग जैसा नाम जानते ही हैं अब तो, क्या नाम है चैनल का? हाँ, कॉम्पिटिटिव क्लब। एक बार कमेंट में भी बता दिया कीजिए कि क्या नाम है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं छोड़ते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।